हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा वीडियो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पोर्शन है, इम्पोर्टेंट पोर्शन, प्रस्तावना। आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की समझना आसान हो जाएगा और इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएंगे इसको समझने के बाद। ना ही केवल इस चैप्टर के क्वेश्चन आसान हो जाएंगे बल्कि इसके बाद जो आने वाले चैप्टर हैं वो भी बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे और उसके ऑब्जेक्टिव्स आसानी से हल कर पाएंगे। तो आज हम लोग स्पेशली इस कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के प्रश्न आते हैं या प्रश्न बन सकते हैं उन सबको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये प्रस्तावना है क्या और इसे उद्देशिका भी क्यों कहा जाता है। तो प्रस्तावना से तात्पर्य है भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया और वो जो आदर्श हैं उस प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब इस प्रस्तावना को कैसे लाया गया। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा, जिस संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था, पढ़े होंगे। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश किया था कि किस प्रकार का संविधान हमें बनाना है। इसी उद्देशिका से जुड़ा हुआ यह जो प्रस्ताव था संविधान निर्माण के अंतिम चरण में प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल किया गया। यही कारण है कि प्रस्तावना को उद्देशिका के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उद्देशिका इसे क्यों कहते हैं ये समझ में आ गया। अब आते हैं ये प्रस्तावना हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे फंसते हैं। इसमें दो वर्ड आते हैं, एक अमेरिका और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो ये प्रस्तावना का विचार है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये जो प्रस्तावना की भाषा है उस भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब यहीं पे कंफ्यूजन दूर हो जाता है। अगर पूछा जाता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका, और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया। आसानी से हम इसको ज्ञात रख सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग और उसके बाद प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ये पूरे वर्ड होते हुए लास्ट में खत्म होता है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है। यहाँ से दो क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन तो आपको बनता है कि प्रस्तावना का प्रारंभ होता है हम भारत के लोग से, जिसे हम लोग यहाँ पे आके अच्छे से समझेंगे। पहले इसको समझिए। 26 नवंबर 1949 वह तारीख जिस दिन संविधान बनकर के तैयार हुआ, अर्थात प्रस्तावना का भी अंतिम जो चरण है वो किस दिन समाप्त होता है? 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया। ये बार बार वर्ड आता है कि संविधान को अंगीकृत या पारित किस दिन किया गया, तो यह होगा 26 नवंबर 1949 को। और एक आता है कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों वर्ड आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। अब आते हैं इस प्रस्तावना में विभिन्न प्रकार के शब्दों को समाहित किया गया जिनसे हम प्रस्तावना से जुड़े हुए 3 पक्षों को निकाल कर देख सकते हैं। इन्हीं पक्षों को मैंने इस तरह से सजा करके दिया है ताकि आप बड़ी आसानी से इसे याद रख सकते हैं। इन शब्दों के मतलब को समझकर आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। सबसे पहले है संविधान के स्रोत। ये संविधान का स्रोत क्या है? वह है हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता। भारत की जनता ही वह शक्ति है जो संविधान को शक्ति प्रदान करती है और फिर वह संविधान सर्वोच्च शक्तिशाली होते हुए पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप देती है। तो क्वेश्चन आपको दो बनता है, अगर हमारे सिस्टम में सबसे ऊपर कौन है तो संविधान है, और संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है तो भारत की जनता से मिलती है। तो ये वर्ड आप आसानी से याद रख सकते हैं।
अब आ जाइए स्वरूप की ओर। हमारे इस प्रस्तावना में जो प्रारंभिक 5 शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये जो 5 वर्ड है यह हमारे संविधान के स्वरूप को इंगित करता है, यानी प्रस्तावना के माध्यम से इसके स्वरूप को इंगित करता है। और जो अंतिम 5 वर्ड हैं वह इसके उद्देश्य को दर्शाता है। तो बस ये 5-5 करके आपको वर्ड याद कर लेने हैं, ठीक है। इन स्वरूप से जुड़े हुए वर्ड को आपको समझना होगा, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना से जुड़ा हुआ ये स्वरूप संबंधी जो वर्ड है उसमें पहला वर्ड है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात अब भारत ब्रिटिश नियंत्रण में नहीं है या फिर किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है, वह अपने विदेशी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, वह आंतरिक निर्णय लेने के लिए भी किसी बाहरी पर निर्भर नहीं है। तो यहाँ प्रभुत्व संपन्न के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, हम संप्रभु राष्ट्र हैं। संप्रभु राष्ट्र से मतलब कि हम आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रभुत्व संपन्न से आप क्या समझते हैं। तो हम आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। अब आइए दूसरा, समाजवादी। समाजवादी विचार को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा यूरोप में जाना पड़ेगा। ये कार्ल मार्क्स के द्वारा वहाँ पे जो विचारधारा वर्ग संघर्ष के रूप में उभरी कि जिसमें एक अमीर वर्ग और एक गरीब के वर्ग के बीच संघर्ष की स्थिति को दर्शाता। वास्तव में समाजवाद समानता की बात करता है कि सभी समान होंगे, लेकिन यूरोप में इसे संघर्ष के रूप में दिखाया गया कि मजदूर गरीब वर्ग को संघर्ष के माध्यम से समानता मिलेगी। लेकिन भारत में जिस समाजवाद को अपनाया गया है वह गांधीवादी और नेहरू जी के विचारों से प्रेरित है, अर्थात लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें हम समानता की बात तो करते हैं लेकिन संघर्ष द्वारा नहीं, आपसी मेल मिलाप के द्वारा। तो भारतीय संविधान में जो समाजवाद है वो काफ़ी हद तक यूरोपीय समाजवाद से भिन्न है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और विशेष रूप से नेहरू जी के विचारों से प्रेरित है, जो बाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में उभर करके सामने आता है, ठीक है। अब आते हैं पंथ निरपेक्ष। हमने आपको पहले ही पढ़ाया था, पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, जो भी धर्म होगा वो यहाँ की जनता का होगा। राज्य उनमें सकारात्मक नाम मात्र के हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन किसी के धार्मिक विषयों पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो पंथ निरपेक्षता से कई बार क्वेश्चन आता है कि इससे क्या समझते हैं। तो पंथ निरपेक्षता से सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है कि भारत यानी हमारे देश यानी हमारे राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तीसरा वर्ड आता है लोकतंत्र। लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारतीय संविधान की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे देश में क्या अपनाया गया है, लोकतंत्र को अपनाया गया है। और लोकतंत्र को समझने से बड़ा ही आसान है, ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता शासन के लिए जानी जाती है। और आप अब्राहम लिंकन साहब का वो स्टेटमेंट याद रख सकते हैं कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। वही चीज़ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार तय करती है और भारत में भी इसी प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया। और लास्ट है गणराज्य यानी गणतंत्र सिस्टम। ये बहुत आसान है और इसको बहुत ही आसानी से बारीकी से समझ के रखिए। कई बार आपको लगेगा कि लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों बिल्कुल सिमिलर है, होते भी थोड़े थोड़े समान हैं, लेकिन अंतर उनके शब्दों में है, उन्हें समझना होगा। लोकतंत्र में जनता का आधार था, गणतंत्र का तात्पर्य होता है वैसी शासन व्यवस्था जिसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति है, फिर अगर वास्तविक रूप में देखें तो प्रधानमंत्री है। जो वास्तविक प्रमुख होता है वह जनता द्वारा चुना नहीं जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन आपको यहाँ गणतंत्र से तात्पर्य है वह वंशानुगत नहीं होगा। क्या नहीं होगा?
वंशानुगत नहीं होगा। यानी जब हम राजतंत्र में देखते हैं तो राजा का पुत्र राजा बनता है, लेकिन गणतंत्र व्यवस्था में होता है कि वह किसी अन्य माध्यम से चुना जाएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, लेकिन जिस भी कंडीशन में चुना जाए, लेकिन वह वंशानुगत रूप से चुना नहीं जाएगा। अगर यह नहीं चुना जाता है तो वह क्या कहलाता है? गणतंत्र। ये कई आप ऑब्जेक्टिव बनाने जाइएगा तो उसमें कई एग्जाम में पूछा गया है कि गणतंत्र से क्या समझते हैं। तो गणतंत्र से समझते हैं कि वैसी व्यवस्था जो वंशानुगत नहीं होती है। ठीक है, तो ये संविधान के प्रस्तावना के माध्यम से हमने स्वरूप को देखा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि इसके द्वारा कुछ उद्देश्य को समाहित किया गया है, जो हमारे संविधान के आगे चल करके पार्ट्स में इन्हें इंक्लूड किया गया। सबसे पहले न्याय की बात की गई है इसमें, लेकिन न्याय किन क्षेत्रों में? सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर। न्याय सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर और राजनीतिक स्तर पर दिए जाएंगे। क्वेश्चन आपको बनेगा कि निम्नलिखित में से किस न्याय की वकालत प्रस्तावना में नहीं की गई है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। तो याद रखिएगा, हमारे यहाँ धार्मिक न्याय की बात नहीं की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता की बात की जाती है, अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ सामाजिक न्याय से तात्पर्य समानता से है, जो हमारे समाजवादी वर्ड में भी यूज किया जाता है। आर्थिक न्याय से तात्पर्य आर्थिक तौर पे जो विषमता है उसको दूर करने से है, यानी सबको समान बनाने का प्रयास करना है। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि राजनीतिक क्षेत्र में सभी को शामिल करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, आते हैं फिर अगला उद्देश्य, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि व्यक्ति को इस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाए कि वह खुद का विकास करे, ताकि उसके विकास के माध्यम से देश का विकास संभव हो सके। तो उस प्रकार की स्वतंत्रता की वकालत की गई है। बाद में हम पढ़ेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार में किस प्रकार से स्वतंत्रता को और विस्तृत रूप से समझाया गया है। ठीक है, समता। समता भी यहाँ सामाजिक से जुड़ा हुआ है, यानी सब लोगों को समानता की बात की जाती है। ठीक है, यह आर्थिक स्तर और सामाजिक स्तर पर समानता की वकालत को प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब आते हैं व्यक्ति की गरिमा। इसके तहत भारतीय जनता में गरिमा की बात की जाती है कि भारतीय जनता को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। बाद में पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति के गरिमामय जीवन को संविधान में जगह दिया गया है। ठीक है, फिर आते हैं राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। यहाँ भारत जो है वह विविधता में एकता वाला देश है, यानी विभिन्न प्रकार से आप धर्म के स्तर पर ले ले, भाषा के स्तर पर ले ले, स्वरूप के स्तर पर ले ले, भौतिक विभाजन के स्तर पर ले ले, तो बहुत सारी विविधताएं हैं और उन विविधताओं में भी एकता और अखंडता है जो भारत की एक बहुत बड़ी विशेषता है, और यह बनाए रखना यह उद्देश्य के रूप में प्रस्तावना में शामिल किया गया है। फिर बंधुता। बंधुता से तात्पर्य है आपसी भाईचारा, सभी भारतीय नागरिकों में आपसी जुड़ाव की भावना प्राप्त करना, यह प्रस्तावना के माध्यम से संविधान का उद्देश्य बताया गया। तो जितने भी संविधान के उद्देश्य हैं उन्हें आप आसानी से प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों से समझ सकते हैं। इसके अलावा प्रस्तावना में उल्लेखित प्रारंभिक 5 शब्दों से आप इसके स्वरूप का परीक्षण कर सकते हैं और पहले वर्ड से आप संविधान के स्रोत या शक्ति का पता लगा सकते हैं। अब आते हैं कि प्रस्तावना के संबंध में कुछ अन्य चीजें। प्रस्तावना चूंकि संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है और पूरे संविधान की झलक प्रस्तुत करता है, तो इससे जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट कुछ संविधानविदों ने दिए हैं, उन्हें समझते हैं। इसमें 2 नाम आपको बहुत जरूरी है याद रखना। N.A. पालकी वाला, इन्होंने संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को कहा है। उनके अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। याद रखिएगा कौन? N.A. पालकी वाला कहते हैं कि संविधान का परिचय पत्र कौन है? प्रस्तावना है। और दूसरे हैं अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, और इनका कहना है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है।
यानी लंबे समय में हम कैसा शासन चाहते हैं, हम कैसा देश चाहते हैं, ये हमारे उद्देश्य कहाँ छुपे हैं? प्रस्तावना में छुपे हैं। इसके अलावा इसे भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की कुंजी आदि नामों से भी बुलाया गया। अब यहाँ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इसे अगर भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं तो आपने कभी कभी पढ़ा होगा कि मौलिक अधिकार के तहत जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे भी मौलिक संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो कैसे हम क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे? क्वेश्चन को पकड़ना बहुत आसान है। जब भी कहा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर ने जिसे संविधान की आत्मा कहा है, तो वह होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? B.R. अंबेडकर ने। लेकिन अगर किसी भी वक्ता का नाम बताए बिना अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा कौन है, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि प्रस्तावना या उद्देशिका भारतीय संविधान की आत्मा है या भारतीय संविधान की कुंजी है। ठीक है, इससे जुड़े हुए एक लास्ट पॉइंट को समझने के लिए, ये तो हमने देख लिया संविधान की आत्मा या कुंजी है। ये जो आप देख रहे हैं, इस बॉक्स को देखने से पहले हम लोग इस बॉक्स को देखते हैं। संविधान के इस प्रस्तावना के संबंध में कई वाद सर्वोच्च न्यायालय में उठाए गए और अलग न्यायालय में उठाए गए कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। इसमें दो वाद सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला वाद याद रखिएगा, बेरुबारी संघवाद 1960। बेरुबारी संघवाद 1960। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः इसे संविधान संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता है। यही नतीजा रहा कि प्रारंभ से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। याद हो गया होगा, बेरुबारी संघवाद 1960, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में अपने निर्णय को पलटते हुए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 याद रखेंगे, केशवानंद भारती केरल राज्यवाद 1973 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इस संशोधन द्वारा मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है। कई बार यह क्वेश्चन भी आता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल ढांचे का प्रस्ताव जो है किस वाद में लाया गया, तो केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि कितने भी संशोधन आप कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे को आप नहीं बदल सकते हैं। तो प्रस्तावना में बदलाव के लिए केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने परमिशन तो दे दी, लेकिन मूल ढांचे को बदलने की परमिशन नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि इसके जस्ट बाद 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन कर प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। याद रखेंगे, 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों वर्ड याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में 100% आपको दिख जाएंगे। तो अब तक प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संशोधन 1976। कौन से 3 वर्ड जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसके अलावा जितने भी शब्द आप प्रस्तावना में देखते हैं, वो सभी के सभी शब्द मूल संविधान से ही चले आ रहे हैं। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ये समाजवादी वर्ड बाद में जोड़ा गया है, ये पंथ निरपेक्षता वर्ड बाद में जोड़ा गया है, और यहाँ राष्ट्र की अखंडता जो वर्ड है, ये अखंडता वर्ड यह बाद में जोड़ा गया है। तो अब आसानी से आप इससे जुड़े हुए तथ्यों को याद रख सकते हैं और इसको 1 या 2 बार देख लेंगे तो आप इसको पूरी तरह से समझ जाएंगे। फिर इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव्स बनाइए। मुझे ये विश्वास है कि आप एक लोकल रेलवे लेवल से लेकर के आप PCS IAS तक के क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन को आप टेकल कर पाएंगे। ठीक है,
आप ऑब्जेक्टिव बनाइए। अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज़ या वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। चलिए, थैंक यू एडुटीरिया से जुड़े रहने के लिए।